वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को फुल यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ये वीडियो आपके नीट एंड जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इसमें हम सभी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स, अटैकिंग रीजेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स एंड जो भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकटायंस, कार्बोनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड सभी टाइप के इफ़ेक्ट्स जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी जाएगी कि क्या इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर हैं, कौन सा इफ़ेक्ट कहाँ पर अप्लाई होना है और कौन सा इफ़ेक्ट यहाँ पर डोमिनेट करता है। पूरी यहाँ पर जानकारी जो भी आपके नीट एंड जेईई एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकती है वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी टॉपिक जिस भी टाइमिंग पर शुरू हो रहा है उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसे भी ओपन कर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला इसमें होगा, पहले आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उस पर कोई भी अटैकिंग रीजन जब अटैक करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है। ठीक है, सबसे पहले जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन करवाते हैं, कोई उसमें रीजन ऐड करते हैं, कोई अटैकिंग रीजन ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने KOH ऐड किया, NaOH ऐड किया, जो भी आप इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद एक इंटरमीडिएट उसका एक स्टेट बनेगा जो कि हो सकता है कार्बोकटायंस बन सकते हैं, कार्बोनायंस बन सकते हैं, फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बन, नाइट्रीन, कोई भी इनमें से कोई भी स्टेट बन सकती है। फिर वो जो इंटरमीडिएट होता है कंपाउंड, वो ब्रेक होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये होती है पूरी रिएक्शन। और जो भी इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ अटैकिंग रीजेंट ने कैसे उसके साथ रिएक्ट किया है, क्या उसने बाद में इंटरमीडिएट बनाया है, उस जो भी इंटरमीडिएट बना है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सभी चीज़ें रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन द कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि सभी टाइप के इफेक्ट्स के बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सबसे पहले इन सभी इफेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके नाम से ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये इफेक्ट इंड्यूस हुआ है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जो कि किसी भी कंपाउंड में कैसे बनता है, जबकि कार्बन चेन के एंड पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, जो कि उस सी एटम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे या फिर उसकी और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, तो ये इफेक्ट वहाँ पर आता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है और हेलोजन्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है अपनी तरफ, तो यहाँ पर एक पोलर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना, तो हेलोजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और सी एटम पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पोलर बॉन्ड बाकी के चेन के कार्बन एटम्स पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को बना देता है, बट ये जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये थर्ड कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। सो अप टू द थर्ड कार्बन एटम ही ये इफेक्ट रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो तो हम इसे बोलते हैं -I इफेक्ट। आपको याद रखना है कि जो भी ग्रुप है उसने अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है तो उस पर चार्ज क्या बनेगा, माइनस, इसलिए हम इसे बोलते हैं -I इफेक्ट। अगर वो डोनेट करेगा तो उस पर चार्ज क्या बन सकता है, पार्शियल पॉजिटिव, तो हम उसको बोलते हैं +I इफेक्ट। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कौन कौन से ग्रुप +I और कौन कौन से ग्रुप -I इफेक्ट शो करते हैं। यही बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले -I इफेक्ट, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होना चाहिए ग्रुप। सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है NO2। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आता है CN,
फिर उसके बाद आता है C डबल बॉन्ड OH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद आता है एस्टर ग्रुप। उसके बाद आते हैं हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाद में OH यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो जो भी हेलोजन्स के बाद है ये इफेक्ट काफ़ी वीक हो जाता है, ठीक है ना। OH या फिर मिथॉक्सी है या फिर फिनाइल है, इनमें ये इफेक्ट बहुत ही वीक रहता है। बट हाइड्रोजन के मुकाबले इनमें जो है माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के अगर हम देखेंगे कंपैरिजन में तो ज़्यादा रहता है। तो मेनली यही ग्रुप्स होते हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो है NO2, COOH एंड हेलोजन्स, ठीक है। ये सभी क्या इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी कि माइनस आई इफेक्ट। अब हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर है यहाँ पर ड्यूट्रियम, ठीक है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है D, ड्यूट्रियम। फिर आता है CH3 सिंपल मिथाइल। फिर आता है इथाइल, मतलब अगर चेन का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ओके। बाद में आता है अगर कोई सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। अब ये जो C कार्बन है इसके साथ आगे 2 कार्बन एटम्स जुड़े हैं, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। और फिर आता है यहाँ पर 3 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे ये हमारा प्लस आई इफेक्ट जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अगर जो C एटम जुड़ा है उसके साथ जितने ज़्यादा C एटम है उतना ज़्यादा ही हमारा प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। और ये इफेक्ट किसी भी कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी आती है, इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है, डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में हमें बताता है। सो दिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ही यूज़फुल इफेक्ट है। तो प्लीज़ आपको यही अपनी ओर से यही कोशिश करनी है कि आप इसके नोट्स बना लें, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपका ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इन पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी MCQ ईजिली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी होने का मतलब क्या है, ये इफेक्ट सिर्फ उस टाइम पर आता है जब कोई अटैकिंग रीजेंट आए, ठीक है। मतलब अटैकिंग रीजेंट आएगा तो ये इफेक्ट शो होना शुरू होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन, ठीक है, अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में। तो इसमें आपको जो है वो याद रखना है, जर्नल रूल है, ठीक है। इससे एक्सेप्शंस हो सकती हैं बट जनरली क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोफाइल आए तो जिस कार्बन एटम पर वो अटैक कर रहा है उसी की ओर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा से फिर से ध्यान से देखिए, जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स भी उसी कार्बन की ओर ही चले जाएंगे, फिर ही वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले गए तो चार्ज पॉजिटिव इस C एटम पर आ गया, ठीक है। ये H इसके साथ जुड़ गया और चार्ज यहाँ पर आ गया, इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव ई इफेक्ट, सॉरी प्लस ई इफेक्ट, ठीक है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये, ओके। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स ही जनरली अटैक करते हैं। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब होता है जिन पर हो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिन पर हो नेगेटिव चार्ज। अभी आप इतना याद रखें, आगे हम इनके बारे में डिटेल में रीड करने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक वहाँ पर करता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पर खुद पर कौन सा चार्ज है, दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर C और ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से हमेशा ही ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस C पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो CN है ये इस C पर अटैक करेगा और ये जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन यहाँ पर अपने पास रख लेगा, तो ये जुड़ा इस C के साथ, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने वहीं पर अटैक किया, यहाँ पर
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ऑक्सीजन बन गया हमारा नेगेटिवली चार्ज। ये होता है माइनस इफेक्ट। मतलब अगर हम इसको रीडिफाइन करें तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल आया तो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसी कार्बन के पास जा रहे हैं जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल आया है, ठीक है, उसी के पास गए हैं। न्यूक्लियोफाइल आया तो इलेक्ट्रॉन्स दूर चले गए हैं, यानी कि माइनस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं हमारे गिवन कंपाउंड से, और प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन के पास आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है प्लस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, जो ग्रुप बाहर से अटैच हो रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो होगा माइनस, अगर वो डोनेट करेगा तो होगा प्लस। आप दोनों में से एक याद कर लें, दूसरा आपको खुद ब खुद उसके ऑपोजिट याद रह जाएगा, ठीक है, ओके है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस और द मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इससे पहले आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में तो याद होगा। रेजोनेंस क्या होती है, जब हम किसी भी कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को उसकी एक स्ट्रक्चर बनाकर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो हम उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सुजेस्ट करते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो उन सभी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड होता है, मिक्सचर होता है, वो होती है रेजोनेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, ठीक है, इट इज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और बिटवीन ए पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर दो टाइप की इंटरेक्शंस हो रही हैं, आइदर होगी यहाँ पर दो पाई बॉन्ड्स की यानी कि पाई पाई, और आइदर होगी लोन पेयर एंड द पाई बॉन्ड यानी कि एन पाई। तो एन हमने यहाँ पर लोन पेयर को डिनोट किया है, पाई पाई और एन पाई यहाँ पर इंट्रैक्शंस होंगी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम्स, जो साथ साथ में होंगे, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है जिसमें कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, उसी में ही रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो शो होता है। इसमें क्या होगा कि एक पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी मॉलिक्यूल में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन होगी बिटवीन द पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर एंड द पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो भी हैं वो ट्रांसफ़र होंगे जिसके कारण के मॉलिक्यूल में पोलैरिटी बन जाएगी। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ये भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस यानी कि प्लस आर, और एक बात और याद रखें, इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस आर और प्लस एम और माइनस आर और माइनस एम। अब प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा ग्रुप होगा, जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हुआ है कार्बन चेन के साथ, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को चेन की ओर डोनेट करेगा, चेन की तरफ डोनेट कर देगा, इसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना जैसे कि प्लस आई इफेक्ट था, वैसे ही यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट है, बट यहाँ पर कंप्लीटली ही यहाँ पर डोनेट हो जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैलोजन के पास होते हैं 3 लोन पेयर, 3 में से एक लोन पेयर जो है वो इस कार्बन एटम के साथ शेयर हो गया और ये इसने अपने मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, तो ऐसे इसमें डीलोकेलाइजेशंस हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी इस कंपाउंड की वो इन दोनों स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड होगा, मतलब ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये दोनों क्या होंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है, और इस पर होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो ऐसे आप इनकी एग्जांपल्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर करना है और इन्हें ड्रॉ कर देखें, नोट डाउन करें तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब कौन से ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सल। देन देयर इज अल्कोक्सी ग्रुप, O के साथ कोई अल्काइल चेन जुड़ी हुई है। देन देयर इज NH2 ग्रुप, ठीक है। देन देयर इज NHR ग्रुप यानी कि अमाइंस के ग्रुप्स हैं। देन देयर इज NR2 दैट इज द सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। फिर आते हैं हैलोजेंस, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हैलोजेंस में दो इफेक्ट जो कि एक दूसरे के ओपोजिट हमेशा काम करते हैं। एक तो इनमें शो होता है प्लस आर इफेक्ट जो हमने अभी किया है, और दूसरा इनमें शो होता है माइनस आई इफेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हमेशा काम करते हैं, बट इन केस ऑफ द बेंजीन इट रिजल्ट्स इनटू सर्टेन पोजीशंस ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब प्लस आर इफेक्ट
बेंजीन से जुड़े हुआ कोई ग्रुप शो करता है, तो इसमें काफ़ी अलग अलग वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस बन जाती हैं। जैसे कि एनीसोल की एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस की है। बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OCH3। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पर भी शेयर कर सकता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस C एटम के पास आ जाएगा वापस। ठीक है, तो इस C एटम पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके साथ किया था शेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करना है, उसी में आपको नहीं चेंज करना। यहाँ पर हमने सिर्फ एरोस के साथ रिप्रेजेंट किया है कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड्स की पोजीशन, बेंजीन रिंग के अंदर के बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है। ऐसे ही अब ये चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई हो रही है। इसका मतलब ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये क्या करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। सो देयरफॉर it is ortho para directing and also activates the benzene ring towards the electrophilic substitution at the ortho and para positions। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द -R इफेक्ट, दैट इज द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को गिवन कार्बन कंपाउंड से अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो शो करते हैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, withdraw the electrons from the double bond or the conjugated system। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा कीटोनिक ग्रुप, जो कि यहाँ पर हो सकते हैं एल्डिहाइड्स या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप CN ग्रुप। ठीक है, फिर आता है NO2 ग्रुप, फिर आता है यहाँ पर एस्टर ग्रुप। तो ये सभी अगर आप देखेंगे तो इन सभी का तो हमारे पास -I इफेक्ट भी था। तो इनके दोनों इफेक्ट सेम चलते हैं, -I एंड -R इफेक्ट, दोनों इफेक्ट यहाँ पर सेम चलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन के साथ होता है, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल की मिस ना हो पाए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल करते हैं। जैसे कि गिवन डबल बॉन्ड दोनों कार्बन्स के साथ जुड़ा है CN ग्रुप। ठीक है, तो CN ग्रुप, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम क्या बनना चाहिए? अल्टरनेट मल्टीपल सिंगल बॉन्ड। तो वो यहाँ पर बन रहा है मल्टीपल सिंगल मल्टीपल। ठीक है, तो ये जो N है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनएक्टिव होने के साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा। C पर बनना था पॉजिटिव चार्ज, बट C ने क्या किया? यहाँ से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस C के साथ शेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी बचा डबल बॉन्ड और N पर बन गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इससे तो इलेक्ट्रॉन दूर ही है ना गए, इस C से इलेक्ट्रॉन दूर गए, तो इस पर बना पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होगी। ये बात मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होती रेजोनेंस में। ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने जो हैं वो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग दी हैं। ठीक है ना, थ्योरेटिकली हमने बनाई हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हो सकती हैं। आगे चलते हैं। जब बेंजीन के साथ जुड़ा होगा NO2 ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के साथ अगर जुड़ा होगा NO2 ग्रुप, तो उसमें भी क्या होता है कि वो यहाँ से, अगर आपको सबसे पहले देखना है कि सिस्टम क्या बन रहा है, कंजुगेट। यहाँ पर है मल्टीपल, ठीक है, यहाँ पर है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर है सिंगल और यहाँ पर है मल्टीपल, मतलब बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है, विदड्रॉ किया है। ठीक है, तो N ने यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज रिंग में बना दिया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पर फिर से बॉन्ड यहाँ पर शेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इस पर आगे तो आगे यहाँ से शेयर होकर यहाँ पर बन जाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। देयरफॉर NO2 इज द मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटर ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग मतलब क्योंकि ये मेटा पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को नहीं इफेक्ट कर रहा, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज यानी कि
वहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है, इसलिए ये एक मेटा अट्रैक्टिंग एंड डीएक्टिवेटर ग्रुप होगा। ठीक है, तो बहुत बार पेपर में ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि दिस ग्रुप इज डीएक्टिवेटर और दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग और मेटा अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो आपको याद होगा कि दिस पोजीशन इज ऑर्थो, दिस पोजीशन इज मेटा एंड दिस पोजीशन इज पैरा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस इफेक्ट के साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बनाते वक्त कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में ही डिफरेंट होती हैं। एटम्स की पोजीशंस वहाँ पर कभी नहीं चेंज होती, एटम्स अपनी पोजीशन पर ही रहते हैं। हमने इतनी एग्जांपल्स की हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस ही चेंज होती है। और सभी में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितने हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, लोन पेयर नहीं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर हमेशा सेम रहेंगे, जैसे कि फ्री रेडिकल्स में ये बात हो सकती है। ठीक है, नियरली सेम एनर्जी, हमें यही कोशिश करनी है कि हम जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो नियरली सेम एनर्जीज की ही हों। सेम एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑपोजिट चार्जेस की सेपरेशन वगैरह या और भी बहुत सारे फैक्टर हैं वो हम आगे रीड करते हैं इस पॉइंट में। ठीक है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, उन सभी के लिए अगर उनका ऑक्टेट ना कंप्लीट होता हो तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हमें नहीं कंसिडर करना। मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का आपको ऑलवेज ऑक्टेट कंप्लीट रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सभी वहाँ पर यूज़ होते हैं। ओके है, सो ये थे कुछ रूल्स। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन करना है। नोट डाउन, अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बन जाएगी ये वीडियो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन क्या रहती है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि कौन सी स्ट्रक्चर के साथ एक्चुअल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मैच करती है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, यानी कि अगर 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो जो एक्चुअल कंपाउंड है ना वो 60-70% तक 2 जैसा ही होगा। ठीक है, ये बात होगी। ठीक है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारी मेजर स्ट्रक्चर बनती है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने होंगे। मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मोर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। लेस सेपरेशन ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की अगर सेपरेशन यहाँ पर जितनी ज़्यादा लो होगी उतनी लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी यानी कि मोर स्टेबिलिटी, एंड मोर स्टेबिलिटी मतलब मोर कंट्रीब्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल वो जिसमें चार्ज सेपरेट नहीं हो रहे। ठीक है, लार्ज कंट्रीब्यूशन इफ ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीटेड। अगर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो भी वो काफ़ी स्टेबल होगी और उसकी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है पॉइंट कि अगर हमारे चार्ज नहीं हो रहे हैं सेपरेट तो वो जो होती है स्ट्रक्चर वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शो करती है। इसके अलावा अगले पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट। अगर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर होना चाहिए, तो स्टेबल बनेगी स्ट्रक्चर। ठीक है, और चार्ज जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल होना ज़रूरी है 2 और मोर एटम्स पर। यानी कि अगर वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जो उस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दें, उस कंपाउंड को स्टेबल कर दें, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है तो हमें ये नहीं देखना कि वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही जा रहा है, तो भी वो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर कंट्रीब्यूशन शो करेगी। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ पर सी पर था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जुड़ा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रख लिया, तो इसकी भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है और उसी के चक्कर में इसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया है। अदरवाइज तो इसकी स्टेबिलिटी लो थी, बट फिर भी इसकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वहाँ पर रहेगी। ठीक है, ओके है।
नेक्स्ट इज द, अगर सेम चार्जेस दो एडजेसेंट एटम्स पर हैं तो स्टेबिलिटी काफ़ी लो रहने वाली है, अनस्टेबल हो जाएगी वो स्ट्रक्चर, तो इसका नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होगा और ऑलमोस्ट हम ऐसी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा हम ऐसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर कंसिडर करें, ये काफ़ी रेयर रहेगा क्योंकि इसकी जो है वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सेम चार्जेस टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर आ गए हैं जो कि रिपल्शन होगी और उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी लेस हो जाएगी। ओके है, यहाँ तक था रेजोनेंस का टॉपिक। आई होप कि आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट इज द हाइपर, हमने इसके पहले एक यहाँ पर एग्जांपल कर लेते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, इसके साथ आपको ये सभी रूल्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पर एक एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। तो यह है इसकी सबसे पहली स्ट्रक्चर जिसमें कोई चार्ज की यहाँ पर सेपरेशन नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। सेकंड में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रख लिया, यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम है, तो उसकी यहाँ पर कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया है और पॉजिटिव चार्ज इसके पास, इस सी के पास, और माइनस चार्ज इसके पास। और सेकंड ऑप्शन क्या था कि इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट इसके क्या हो सकता था कि ये जो यहाँ पर है सी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाए और ये अपने ऊपर वापस ले ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, तो इसका रिजल्ट ये मिलता है। अब इन सभी में हमें ये देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये तो सबसे ज़्यादा होगी, मैंने आपको शुरू में बताया था कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। अब इन दोनों में चार्ज सेपरेशन है और चार्ज में डिस्टेंस भी तो सेम है ना। ठीक है, चार्ज में डिस्टेंस सेम है, बट नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन पर दिया गया है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डिस्पर्स नहीं कर रही है। ठीक है ना, इसका मतलब थर्ड इज द लीस्ट स्टेबल एंड सेकेंड इज मोर स्टेबल दैन द थर्ड, बट वन इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे आप इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर आपको देखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग करना। तो प्लीज़ इसे सुने ध्यान से और यहाँ से आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। इन सभी के रीजंस मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, आप रोक कर वीडियो को नोट डाउन करें। तो प्लीज़ नोट्स बनाएंगे तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। इस वीडियो का अगर आपको 100% यूज़ करना है, ठीक है, तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाएं साथ में। ओके, नेक्स्ट अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CH बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर पार्शियल कंजुगेशन, यानी कि अपने साथ वाले किसी मल्टीपल बॉन्ड के p ऑर्बिटल या फिर अनशेयर्ड p ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन, यानी कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिंगल बॉन्ड, ठीक है, are in the partial conjugation with the p orbitals of the multiple bond or the unshared p orbitals। ठीक है, unshared यानी कि जो एम्प्टी रहते हैं, जैसे कि कार्बोकटाइंस में होता है। तो दोनों को हमने यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, ध्यान से देखिए। दिस इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल, यानी कि कार्बोकटाइन है, ये है इसका एम्प्टी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। ठीक है, जो कि यूज ही नहीं हुआ। ये है यहाँ पर सिंगल C एटम CH बॉन्ड के सिंगल जो है यहाँ पर बॉन्ड है। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस p ऑर्बिटल के साथ यहाँ पर पार्शियल कंजुगेशन कर लेंगे, मतलब ओवरलैपिंग करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर क्या बनती है, हाइपर कंजुगेशन। ऐसे ही ये है हमारा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इसके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है सिंगल CH बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे ये दो टाइप की हाइपर कंजुगेशन होती है जो आपको याद रखनी है। नीचे हमने इसकी एग्जांपल रिप्रेजेंट की है। तो सिंपल हमने मल्टीपल बॉन्ड वाली यहाँ पर एग्जांपल रिप्रेजेंट की है। दिस इज द मल्टीपल बॉन्ड एंड दिस इज द CH3 सिंगल जो है CH बॉन्ड्स हैं। ये बनाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसके साथ, इसने अपने वापस ले लिए। अब जो यहाँ पर H है ना, ये यहाँ पर H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री बिल्कुल नहीं हुआ है। ये प्रोटॉन फ्री नहीं होता, ये इसके अंदर ही रहता है, साथ में ही वहाँ पर अटैच रहता है, मतलब कि उसके साथ ही अट्रैक्ट हुआ रहता है। ऐसे ही यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर ये हाइड्रोजन भी तो यूज़ हो ही सकती थी ना।
तो ये भी यूज़ हो सकती है, और थर्ड केस ये भी यूज़ हो सकती है। तो हमने हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक अलग अलग हाइपर कंजुगेशन बनाई है। हाइपर कंजुगेशन एक तरह की रेजोनेंस की ही फॉर्म है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो इन सभी स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड होगी। ठीक है, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द बेकर्ड नाथन इफेक्ट, बेकर्ड नाथन इफेक्ट। और जो फ्री प्रोटॉन है वो यहाँ पर फ्री बिल्कुल नहीं है, वो पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो है वो ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन एटम पर होती है। मतलब वो हाइड्रोजन एटम जो कि डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन एटम होता है, ये जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन से अगला कार्बन एटम है, उसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, दैट आर द अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, उनके साथ ही शो होती है। सो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज़्यादा ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो होगा। ठीक है, सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इज CH3 के पास सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। अगर CH3 CH2 हो, उसके पास 2 ही है। CH3 आउट 2 CH हो, उसके पास 1 है। और CH3 आउट 3 C हो, तो उसके पास कोई भी नहीं है। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं शो होगी, इन सभी में रिप्रेजेंट होगी, शो होगी हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ओके है। हाइपर कंजुगेशन आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, तो प्लीज़ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करें, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एप्लीकेशंस इसकी क्या है? इसके साथ हम कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड के साथ होता है, वो बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है। मल्टीपल वो बॉन्ड डबल बॉन्ड उसमें भी आ जाता है कैरेक्टर। वो क्यों आता है, वो हम हाइपर कंजुगेशन के यूज़ के साथ हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एज ए डिस्कस्ड इन द प्रोपिन, वहाँ पर हमने यही बात को डिस्कस किया है कि ये जो बॉन्ड है ना साथ वाला, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर था सिंगल बॉन्ड, इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, सेकेंड, लार्जर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लिंक्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। क्योंकि अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 3 6 3 9 एंड 3 टोटल कितने कार्बन जुड़े हैं? 12। तो हम यहाँ पर 12 डिफरेंट हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर कितनी है? 9, यहाँ पर है 6, और यहाँ पर है ओनली 3। तो ऐसे हम मोर अल्काइल ग्रुप्स अगर डबल बॉन्ड के आसपास हैं, उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने का कारण क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में इसमें यूज़फुल रहता है। ये हम आगे जाकर जो है वो अल्कीन्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट स्टेबलाइजेज द कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, कार्बोकटाइन्स और फ्री रेडिकल्स भी इनके साथ स्टेबलाइज हो सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने ऊपर प्रोपीन की हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, आप इनकी भी बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस के रूल्स, एंड बाद में हमने की है हाइपर कंजुगेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ कौन सा इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, तो जनरली अगर हमें किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखनी हो, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी आप आगे रीड करेंगे, जिसमें कि डी लोकेलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें भी रेजोनेंस की तरह ही क्या होता है कि इसमें भी वहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि बेंजीन रिंग में शो होती है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी में डी लोकेलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है, और डी लोकेलाइजेशन ऑलवेज किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज ही करती है। ठीक है, उसके बाद आता है रेजोनेंस, फिर होती है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जहाँ पर होगी वहीं पर होगी, हर जगह पर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। बट कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, हर जगह होती हैं। बट फॉर हलाइड्स, जब हेलोजेंस जुड़े हों तब इंडक्टिव इफेक्ट प्रेडोमिनेट करता है देन द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट का वहाँ पर इफेक्ट होता है। तो ये मैं बात आपको अच्छे से अब यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है।
अब देखिए ध्यान से कि सी के साथ मान लीजिए Cl जुड़ा है। अब Cl की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा ही, ठीक है, नो डाउट। बट अगर उसे रेजोनेंस इफेक्ट दिखाना है तो उसे अपना लोन पेयर सी के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब सी यूज़ करता है 2p ऑर्बिटल, Cl यूज़ करता है 3p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के साइज़ और उनकी एनर्जीज डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर काफ़ी वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वीक बॉन्डिंग होने के कारण क्या होता है कि पुअर ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण के रेजोनेंस यहाँ पर लेस इफेक्टिव बन जाती है। देयरफॉर इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स द रेजोनेंस इफेक्ट। अब जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, इसमें क्या होगा कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो डोनेट यहाँ पर करेगी, रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी इंक्रीज होगी ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग को। बट जब क्लोरीन अटैच हो जाए बेंजीन रिंग के साथ, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ऐसी बातें, ऐसे आपको इफेक्ट्स को यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर यूज़ होता है। बाकी हम नीट और जेई के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को जब सोल्व करेंगे तो उसमें आपको ये सभी बातें ध्यान से अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो दो टाइप्स में ब्रेक हो सकता है, दो डिफरेंट वेज हैं यहाँ पर बॉन्ड्स के ब्रेक होने के। फर्स्ट वन इज़ द होमोलाइटिक फिशन, सेकेंड वन इज़ द हेट्रोलाइटिक फिशन, ठीक है। होमोलाइटिक फिशन का मतलब क्या होता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो बिटवीन टू एटम्स सच दैट एटम रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, ठीक है। शेयर्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लें तो होती है होमोलाइटिक फिशन, ठीक है। तो उसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो ए के ऊपर हमने एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो किया है, कोई चार्ज नहीं आएगा। बी के ऊपर भी सिमिलर है। सो दीज आर द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनका अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर बचा हुआ हो, वो होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में मोस्टली कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहती है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। सो दीज आर द न्यूट्रल स्पेसिस, ठीक है, विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि परऑक्साइड्स में होता है, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में हम परऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। परऑक्साइड्स क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर कर एक यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाते हैं, फिर इसमें से CO2 बाहर निकल आती है और ये जो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास एक फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, C6H5, दैट इज़ अ फिनाइल ग्रुप। सो फिनाइल फ्री रेडिकल बनता है। ऐसे ही होती है हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होगा, कोई एक एटम शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेगा। जैसे मान लीजिए अगर बी ने रख लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो बी पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ए पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑपोजिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ये होती है हेट्रोलाइटिक फिजन, मतलब दोनों साइड पर दोनों में से एक के पास ही इलेक्ट्रॉन का पेयर जाएगा और चार्जेस बन जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो इसमें बनेगा कार्बोकटायन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो होगी स्पेसिस, उस पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और जो बनेगा यहाँ पर कार्बो अनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, उस पर होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आपके फ्री रेडिकल कार्बोकटायन और कार्बो अनायन की बात हो गई है, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोफाइल्स। हम सबसे पहले अटैकिंग रीजेंट्स के बारे में अब डिस्कशन करते हैं, कौन से रीजेंट्स अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स नाम से आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, मोस्टली न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डिफाइन करना हो, डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज आर द स्पेसिस विच कैन
विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो स्पेसिस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हों वो बनते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे कि H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, या फिर अल्काइल है पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड कार्बोकटायन। कार्बोकटायन इज आल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो जो हमारे मोस्ट यूजफुल है दैट इज Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव हो गया या फिर NO2 पॉजिटिव हो गया, ये हमारे काफ़ी यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूट्रल। न्यूट्रल जिन पर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा बट वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि AlCl3 हो गया, SO3 हो गया, Bf3 हो गया। इन सभी का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता या फिर इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं हम उनको लुईस एसिड भी बोलते हैं। वो कंसेप्ट यहाँ पर अलग होगा, बट जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता वो लुईस एसिड्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आते हैं फ्री रेडिकल्स, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। और साथ में आ जाते हैं कार्बीन्स, ठीक है। कार्बीन्स क्या है, जब कार्बन के पास अपने 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हों तो वो बन जाते हैं कार्बीन्स, और ओनली उसने 2 बॉन्ड्स ही बनाए हों, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट द साइट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की साइट पर ही हमेशा अटैक करते हैं, जैसे कि हमने बेंजीन रिंग में देखा था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाई डेंसिटी थी, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। ऐसे ही वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जगह पर ही जाकर अटैच होंगे, ठीक है। सो इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है, H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, सोडियम आयन जैसे जो भी सब्सटेंसेस हैं, दीज कैनॉट एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल एज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं एक्ट कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं एंड विच कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, ठीक है। तो इन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और या फिर ये ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास लोन पेयर्स हों, ठीक है। सो हाइड्राइड आयन, ठीक है, BH4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Cl नेगेटिव, R नेगेटिव यानी कि कार्बो अनायन, हाइड्रोक्सल NH2 नेगेटिव, ठीक है। फिनोक्साइड आयन C6H5O नेगेटिव। फिनोल होती है ना, जब बेंजीन के साथ OH जुड़ जाता है उसका हाइड्रोजन उतार दें तो वो बन जाता है फिनोक्साइड आयन, ठीक है। सो दिस इज द फिनोक्साइड आयन। न्यूट्रल है, वाटर है, अमोनिया है, अमाइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं, और RMGX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। तो इसमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी आ सकता है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द साइट ऑफ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सबसे कम होगी वहाँ पर ये अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट इज द फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जैसे कि हमने अभी अभी रीड किया था, हैव ओड और अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम होती है। सो मीन्स दैट के आइदर इन्होंने अटैकिंग रीजन की तरह एक्ट करना हो या फिर इंटरमीडिएट बनना हो, इनकी लाइफ स्पैन काफ़ी शॉर्ट रहती है। दीज आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, जिनके शॉर्ट लिव्ड हो गए तो हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना, बट न्यूट्रल, ठीक है। ये रहते हैं न्यूट्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट लिव्ड हैं और हाईली रिएक्टिव हैं। जैसे कि CH3 यानी कि इथेन जब अपनी होमोलाइटिक फिजन करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ द UV रेडिएशन तो वो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बना होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, दिस इज द 3rd डिग्री फ्री रेडिकल। जिस कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ आगे टोटल 3 कार्बन्स के साथ उसने बॉन्ड बनाए हों, यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों। अगर 2 जुड़े होंगे तो वो बनेगा सेकेंडरी, अगर एक ही होगा तो वो बनेगा प्राइमरी। सो 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है।
इसका रीज़न क्या होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हमने इससे पहले भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि हाइपर कंजुगेशन जितने ज़्यादा इस सी के आसपास होंगे, सी एटम विद अल्फा हाइड्रोजन्स, उतनी ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन शो होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा ही डी लोकलाइजेशन हो जाएगी ऑड इलेक्ट्रॉन की। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी डी लोकलाइजेशन मतलब होता है कि वो उतने ही ज़्यादा जो हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स हैं उनके साथ वो पार्शियल कंजुगेशन बना सकेगा। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है 3rd डिग्री की। ठीक है, तो इसका मतलब जितने ज़्यादा होंगे ग्रुप्स उतना ज़्यादा यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये रहा 3rd डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, ये रहा CH3 CH2 और ये रहा ओनली मिथाइल ग्रुप। ये तो होगी इनका सिंपल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखिए ये जो फिनाइल के साथ CH2 जुड़ा है, ठीक है, CH2 विद बेंजीन रिंग, ठीक है, ये जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है CH2 विद 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्यों स्टेबल है, दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है। और ऐसे ही हमारा अलाइल जो है फ्री रेडिकल, ये भी रेजोनेंस के कारण ही स्टेबलाइज है। अगर 2 फिनाइल ग्रुप्स लग जाएं, अगर ऐसे 2 ग्रुप्स लग जाएं, यहाँ से हाइड्रोजन उतार दें, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पर और लगा दें तो और ज़्यादा स्टेबल है। अगर सभी फिनाइल लगा दें, ये भी हाइड्रोजन उतार दें, यहाँ पर भी अगर आप फिनाइल ग्रुप लगा दें तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब ये सभी जो स्टेबलाइज हो रहे हैं, दीज आर ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। सो दीज आर ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं, तो अगर यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर आ जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर वो किसी भी मल्टीपल बॉन्डेड सी एटम पर है तो उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। तो ये एक जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। अब इनकी शेप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, दैट आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेनर होते हैं मोस्टली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं यूज होता। एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है जिसमें कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर CF3 है, ठीक है ना, अगर CF3 है वो यहाँ पर पिरामिडल शेप बनाएगा, sp3 शेप बनाएगा। अगर हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर सभी के सभी फ्लोरीन जुड़े हैं तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होकर जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही पड़े होंगे। ठीक है, और जो ब्रिज हेड फ्री रेडिकल्स होते हैं, ब्रिज हेड मतलब जिसमें के बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स बने होते हैं, इसके बारे में मैंने अलग से आपके लिए वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, अगर उनके जो ब्रिज हेड वाला जो यहाँ पर है कार्बन, उस पर ही जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन बन जाती है। इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी लो रहती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ अलग यहाँ से बातें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो प्लीज़ ये पूरी लॉन्ग वीडियो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें आपके लिए। मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप उस पर डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं और आपको साथ में ही इसके नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाते जाएं, आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कार्बोकटायंस। ठीक है, कार्बोकटायंस क्या होते हैं, जब कि हमारे कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है जब हेटेरोलाइटिक वहाँ पर फिजन होती है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर कोई X जुड़ा है, X जो है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विदड्रॉ कर लेता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि OH जुड़ा हुआ था, OH ने पहले हाइड्रोजन अपने में जो है वो वहाँ से हाइड्रोजन आयन को अपने में ऐड कर दिया अपना लोन पे डोनेट कर बाद में उस H2O पॉजिटिव ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर था वो अपनी तरफ खींच लिया। तो ऐसे भी फ्री रेडिकल कार्बोकटायंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स होते हैं कार्बोकटायंस को जनरेट करने के। ये 2 मेथड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी फ्री रेडिकल्स की तरह ही सिमिलर है। ठीक है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसमें 2 इफ़ेक्ट्स हैं जो यहाँ पर मेजर इफ़ेक्ट है वो होता है
पॉजिटिव आई इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमने रीड किया था कि अल्काइल ग्रुप्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी कि प्लस आई इफेक्ट। वो पॉजिटिव चार्ज की डिस्पर्सल कर देंगे, मतलब उसको स्टेबलाइज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पर अमाउंट को वो डिक्रीज़ कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ रिलीज़ करवा कर। इसीलिए जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा ही यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। तो इसका मतलब थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आल्सो हाइपर कंजुगेशन भी इसमें शो होती है, वो भी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतने ज़्यादा ही यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे और उतना ज़्यादा ही यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन शो होगा। तो हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, नाउ इसमें भी हमारे पास एक जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम है, सेम टू सेम, जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बट अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड डिग्री कार्बोकटाइन है वो मोर स्टेबल है देन द बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजाइल जबकि एक ही फिनाइल ग्रुप जुड़ा हो CH2 पॉजिटिव के साथ, वो थर्ड डिग्री से लेस स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 2 डिग्री, दिस इज़ द 2 डिग्री, दिस इज़ द 3 डिग्री, थर्ड डिग्री। उसके बाद आता है अलाइल और फिर आता है हमारे पास 1 डिग्री वाली चेन्स आती हैं। ठीक है, और सबसे जो लो स्टेबिलिटी में है ओनली फिनाइल, जब डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें, या फिर CH3 पॉजिटिव, और या फिर यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो C एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को और ज़्यादा डिक्रीज करवा देता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर कोई यहाँ पर बेंजीन रिंग की कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अगर उनके साथ कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेंजीन की तरफ रिलीज़ करेगा, वो तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। तो मतलब OCH3 मिथॉक्सी और मिथाइल ग्रुप आर बोथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसीलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है बेंजाइल से। ठीक है, अगर इसके साथ हम Cl लगाते हैं जिसका कि माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हम NO2 लगाते हैं उसका भी हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को और डिक्रीज़ कर देंगे, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बेंजाइल के साथ कोई ग्रुप जोड़ते हैं एट द पैरा पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो कार्बोकटाइन्स आर द प्लेनर मोलिक्यूल्स एंड हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सो इसके बाद है हमारे पास कार्बो अनायंस। ठीक है ना, कार्बो अनायंस क्या होते हैं, जब हमारे कार्बन एटम पर क्या चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास बन जाते हैं कार्बो अनायंस। ये कैसे बनते हैं, जब फिर से बॉन्ड में हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ग्रुप यहाँ से लीव करेगा वो अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन एटम को डोनेट कर जाएगा और वहाँ से एज ए पॉजिटिव आयन वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा मिथाइल कार्बो अनायन। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स होता है देन द कार्बोकटाइन्स। ठीक है, तो CH3 1 नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये भी सेम रीज़न है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे उतना ज़्यादा ही ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे और उसकी जो स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देंगे, उसको डीस्टेबलाइज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी ही नेगेटिव चार्ज है और वो अपने प्लस आई इफेक्ट्स के साथ वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाकर उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्बो अनायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के जस्ट रिवर्स है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द
जर्नल ऑर्डर यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है इस जर्नल ऑर्डर को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं अल्काइंस, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन आयंस, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पर 50% s करेक्टर होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। इसीलिए इस अल्काइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू मोर sp करेक्टर, मोर s करेक्टर एंड मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जिसके कारण के वो उस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच कर रखता है, C एटम जो होता है, इसलिए, ठीक है। और बाद में आता है फिनाइल ग्रुप वाला, ठीक है ना। फिनाइल ग्रुप यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, 3 फिनाइल ग्रुप्स हैं। सो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस बन जाएगी, रेजोनेंस के होने के कारण ही ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर s करेक्टर का इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का इफेक्ट था, वो रेजोनेंस से ऊपर आ गया है। बाद में आएगा बेंजाइल, या फिर 2 अगर जुड़े हों फिनाइल ग्रुप, या फिर 1 जुड़ा हो, ठीक है। ये हो गया एक यहाँ पर ग्रुप वाला, ठीक है। इसके बाद आएगा, तो बेंजाइल के बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर अलाइल ग्रुप, ठीक है ना। बेंजाइल आपको याद होगा, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। CH2 के साथ जुड़ी है बेंजीन रिंग, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस, और पॉजिटिव भी हो सकता था। ये है बेंजाइल कार्बोनाइन, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी भी हम रेजोनेंस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अलाइल की भी रेजोनेंस के साथ। ये हो गया ओनली बेंजीन रिंग, ठीक है ना। फिनाइल जो होता है, मतलब यहाँ से हमने CH2 भी उतार दें, सिर्फ बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद आता है जब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और यहाँ पर जो है वो 33% s करेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर था 50%, यहाँ पर होगा 30%। तो इसीलिए ये जो है ये नॉर्मल अल्काइल ग्रुप यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है, ठीक है, ड्यू टू 33% s करेक्टर। बाद में आते हैं हमारे ये सिंपल अल्काइल ग्रुप्स इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ इन जर्नल ऑर्डर्स को, आपका यहाँ पर मेन काम क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। बाद में इस जर्नल ऑर्डर को सिर्फ आपने याद रखना है पेपर के लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी में से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो आपको इसे याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट इज वन मोर ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज द बेंजाइल कार्बोनाइन, ठीक है। अगर इसके साथ अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा तो वो उसे डीस्टेबलाइज कर देगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा, जैसे कि मिथॉक्सी या फिर सिंपल मिथाइल ग्रुप। अगर कोई जुड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 या फिर Cl, वो इसे स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ओके। सो स्ट्रक्चर सिंपल जो अल्काइल कार्बो अनायंस हैं उनकी स्ट्रक्चर रहती है पिरामिडल, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज होता है, वो यहाँ पर sp3 अपनी ज्योमेट्री बनाते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो C एटम है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहने वाला है, ठीक है। कार्बो अनायन स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, जो कार्बोनाइन रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो सकते हैं, जैसे कि अलाइल, उसमें होती है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 होने के कारण वो बन जाते हैं प्लेनर, ठीक है। ये जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स की बात चल रही है, ये सिर्फ उस C एटम के बारे में है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर तो सिंपल अल्काइल है तो बनेगी sp3, अगर है जिसमें रेजोनेंस हो सकती है वो बनेगा sp2, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हम दैट मोर इंटरमीडिएट्स यानी कि कार्बीन्स, ठीक है। कार्बीन्स मैंने आपको पहले बताया था, न्यूट्रल डाईवेलेंट कार्बन स्पेसिस हैं। कार्बन के 2 बनेंगे बॉन्ड, और 2 उसके पास अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। कार्बन हैविंग 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इसको मिथाइलिन बोलेंगे। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ये एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बनाए कैसे जाते हैं, डाइजोमीथेन जो है वो यूवी रेडिएशन के इफेक्ट के अंदर मिथाइलिन बनाएगा और N2 गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर
इनकी 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, इसको आपने ध्यान से सुनना है, इस पर भी काफ़ी बार पेपर में MCQ पूछा जा चुका है। एक होते हैं सिंगलेट, ठीक है ना। सिंगलेट क्या होते हैं, बेंट स्ट्रक्चर होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 तो बन गए बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, और एक यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। सेकंड है यहाँ पर रिप्लेट, इसमें क्या होगा, 2 सिंगल बॉन्ड हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड हैं वो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में पाए होंगे, ठीक है। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ और एक यहाँ पर है, कोई और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, सिर्फ 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए हैं। sp है तो 2 बनेंगे, दोनों ने बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। ये इसकी 2 यहाँ पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स होती है, ओके। नेक्स्ट इज द नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स भी ऐसे ही होते हैं, बट इसमें होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपना एक सिंगल बॉन्ड बनाती है, न्यूट्रॉन मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पेसिस, और बाकी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बच जाते हैं, ठीक है। ये भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। सो इसके साथ हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी बेसिक टॉपिक्स, सभी इफेक्ट्स और सभी इंटरमीडिएट्स और सभी अटैकिंग रीजेंट्स और बॉन्ड्स की क्लीवेज कैसे होती है, सब कुछ डिस्कस हो चुका है, ठीक है। एक टॉपिक अब हमारा बाकी है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको सभी इम्पोर्टेंट PDF फाइल्स मिल जाएंगी, सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, और भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसको ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए ये सभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपकी पूरी ऑर्गेनिक का एक जो ओवरव्यू है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि किसी दूसरे की जगह पर आप आ जाना, ठीक है ना। किसी दूसरे को हमें डिस्प्लेस करना है, जैसे सो एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर किसी और को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है, जैसे कि ये ब्रोमोमीथेन है, हमने NaOH यहाँ पर ऐड किया तो इसमें OH एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। वो Br की जगह पर खुद आ जाएगा और Br को अपनी जगह पर भेज देगा, NaBr और अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक ऐसे ही होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, बेंजीन में ही मोस्टली होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ से NO2 पॉजिटिव, यहाँ से NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास एक इलेक्ट्रॉन्स का होता है क्लाउड, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाता है, ठीक है ना, जुड़ने के लिए। तो उसके साथ जुड़कर वो नाइट्रोबेंजीन बनाएगा। और दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी दिस वन इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। ये एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। इसमें क्या होगा, यूवी रेज में होगा ये सब कुछ, ठीक है। यूवी रेज में ये Cl अपने फ्री रेडिकल बनाएंगे, और ये फ्री रेडिकल जो है, ये फ्री रेडिकल इस मिथाइल में जुड़कर वहाँ पर अपना क्लोरीन जोड़ देगा और हाइड्रोजन को वहाँ से बाहर निकालेगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स बाय हैलोजन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है जो भी हमने यूज़ किया है ना रीजन, वो पूरे का पूरा ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कुछ डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये सिर्फ उस टाइम हो सकता है जब हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा अनसेचुरेटेड हो, ठीक है ना, उसमें कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हो, उसको बॉन्ड को ब्रेक कर वो चीज़ उसमें ऐड हो जाए। जैसे यहाँ पर अल्कीन है, अल्कीन में हमने ब्रोमीन ऐड की है, और ब्रोमीन इस C के साथ और एक ब्रोमीन इस C के साथ जुड़ जाएगी, और ये सिंपल सा कंपाउंड बन जाएगा। एडिशन रिएक्शन की भी बहुत सारी अलग अलग होती हैं टाइप्स, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐसे अलग अलग इसकी भी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। वो आप क्लास +2 में रीड करेंगे, वहाँ पर काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। थर्ड वन इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब कि किसी चीज़ को बाहर निकालना है, ठीक है।
इसकी जो मोस्ट यूज़फुल एग्जांपल बनती है कि हम ब्रोमो इथेन ले रहे हैं, ठीक है ना, अल्काइल हलाइड्स यूज़ कर रहे हैं। अल्काइल हलाइड्स में हम अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ से Br और H को रिमूव कर देता है, एलिमिनेट करवा देता है दोनों को ही। तो यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड बनकर इथीन बन जाता है, ठीक है। और एलिमिनेशन की डिफरेंट होती है हमारे पास टाइप। सबसे पहली है अल्फा एलिमिनेशन। जब अल्फा पोजीशन क्या होती है कि जिसके साथ हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहीं से ही दोनों चीज़ें रिमूव हो जाएं, वहीं से ही दोनों ग्रुप्स रिमूव हो जाएं, H भी गया और Cl भी गया, तो ये बन जाएगा कार्बेन, ठीक है। ये काफ़ी रेयर होती है, ये सिर्फ इंटरमीडिएट बनाती है। फिर आती है बीटा एलिमिनेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम आपको एक अलग वीडियो इसके बारे में बनाकर देंगे जिसमें कि हम एलिमिनेशन की दोनों टाइप्स करेंगे, E1 एंड E2, ठीक है। और ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 2 टाइप्स करेंगे, SN1 और SN2। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा कार्ड्स में, ठीक है। लॉस ऑफ एडजेसेंट एटम्स, ठीक है ना, ये C था, इस पर जुड़ा था Br, और इससे जो अगला C है उससे आएगा बाहर हाइड्रोजन, जो हमने ऊपर एग्जांपल की थी, HBr बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा KOH अल्कोहलिक ऐड करने पर, ठीक है। ऐसे ही होती है गामा एलिमिनेशन, जब थर्ड कार्बन से जाएगा, ठीक है ना। एक कार्बन ये था, इससे Br, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा, दोनों से Br उतरेगा और यहाँ पर आपस में वो एक रिंग बना लेगा, ठीक है, जिंक डस्ट ऐड करने पर। ऐसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। सो दिस इज़ द गामा एलिमिनेशन। प्लीज़ सभी के नोट्स बनाएं, ठीक है, साथ साथ में नोट करते जाएं, आपके लिए काफ़ी ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। तो इस बार, ठीक है ना, लॉकडाउन के होने के कारण हमारा पेपर भी डिले हो चुका है, तो इसलिए आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। तो प्लीज़ इस टाइम को अच्छे से यूज़ करें और अपने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अलग मॉलिक्यूल्स का या फिर सेम मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ जाना, ठीक है, जुड़ना है उन्होंने। टू ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स कंबाइन विद और विदाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अल्डोल कंडेंसेशन। ये है एल्डिहाइड, ठीक है, CH3CHO, ये भी सेम मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये C इस C के साथ बॉन्ड बना लेगा एक्वस NaOH की प्रेजेंस, तो बनेगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसमें हम H3O पॉजिटिव यानी कि वाटर यहाँ पर हम एक डिल्यूट एसिड ऐड कर देंगे और वो इसमें आगे इसकी डिहाइड्रेशन करवा देगा और इसमें डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये अल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बारे में अगर आपने डीपली जानकारी और इसके बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो वो आपको क्लास +2 में जाकर रीड करने को मिलेगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, जब रीअरेंज हो जाएं, ठीक है ना, कार्बन चेन में जो पोजीशन ऑफ एटम्स हैं वो रीअरेंज हो जाएं, माइग्रेशन ऑफ एटम्स टू अनदर पोजीशन विद इन मॉलिक्यूल। जैसे कि ये थी N ब्यूटेन, इसमें हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड में इसको ऐड कर हीट किया तो यहाँ पर आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। और रीअरेंजमेंट जो रिएक्शंस होती हैं वो कार्बोकटायंस या फिर इंटरमीडिएट्स जो भी बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद उनमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा मोस्ट स्टेबल जो स्पेस है, जो वहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट है वो फॉर्म हो जाती है और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है बाद में, ठीक है। वो आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स जब हम रीड करेंगे उनमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट वन इज़ द आइसोमराइजेशन। इसके अलावा एक रिएक्शन और होती है पॉलीमराइजेशन, वो आप लोग चैप्टर पॉलीमर्स में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन में क्या है कि आइसोमर्स आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये है आइसोमर, यहाँ पर ट्रांस आइसोमर, और रेडिएशन के इफेक्ट के अंदर वो अपनी सिस फॉर्म में चेंज हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद हम सभी इसी टॉपिक पर बेस्ड MCQs की एक अलग वीडियो बनाएंगे नीट एंड JEE एग्ज़ाम में से। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपको कोई भी और इसमें प्रॉब्लम है और कोई भी टॉपिक आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।